वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कर ली थी इस पर बात पूरी कि एस हमने एंट्रोपी है उसको इस फॉर्म में लिखा था जेड के फंक्शन के रूप में, और इससे हमने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को निकाल लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आदर्श गैस है, एक परमाणु आदर्श गैस है, और उस एक परमाणु आदर्श गैस के लिए अपन को किसको निकालना है, संवितरण फलन को आदर्श गैस के लिए, ठीक है। और उससे हमें आगे जो आदर्श गैस की समीकरण है उसको भी इवैल्यूएट करना है कि वो कितनी होती है, PV इक्वल टू nRT पड़ी है, उसको भी अपन को निकालना है। तो सबसे पहले हम वितरण फलन देखते हैं, संवितरण फलन वो कितना होता है। तो एक परमाणु आदर्श गैस के लिए संवितरण फलन, ठीक है, इसके लिए हमें किसको निकालना है, Z संवितरण फलन को। ये संवितरण फलन होता कितना है अपने अकॉर्डिंग, e की पावर में माइनस की बीटा EI, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं I e की पावर में माइनस के EI अपॉन में KT Z। अब इस Z की वैल्यू अपन को निकालनी है। अब यहाँ पर EI क्या है, किसी भी IV कोष्ठक में कणों की ऊर्जा। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परमाणु गैस है, तो एक परमाणु गैस है तो उसमें IV कोष्ठक में अगर गैस भरी हुई है, एक परमाणु है तो वो तीनों दिशाओं में गति कर सकती है। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, PI p स्क्वायर अपॉन 2m। तो I के संगत हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया PI का स्क्वायर अपॉन में 2m। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं अपन I e की पावर में माइनस के। अच्छा, केवल उसके पास काइनेटिक की एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी उसके पास, क्योंकि वो आदर्श गैस है। उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो फ्रीली मूव करेंगे, मुक्त रूप से गति करेंगे, और जब भी कण मुक्त रूप से गति करेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी, केवल काइनेटिक एनर्जी रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसके पास, जीरो रहेगी, ठीक है। तो Z इक्वल टू इतना EI PI का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 2m KT इतना हो जाएगा। PI यानी कि IV कोष्ठक का संवेग, तो उसमें जो कण है वो तीनों दिशाओं में गति कर रहा है। इसको हम अपन ने लिख दिया कैसे, px का स्क्वायर यानी कि PI का जो स्क्वायर है कितने के बराबर होगा, px का स्क्वायर प्लस py का स्क्वायर प्लस pz के स्क्वायर के बराबर। ये कैसे आया, PI संवेग को अपन कैसे लिखते हैं, px i कैप प्लस p बाई j कैप प्लस pz k कैप, उससे निकाला है मापांक करके, परिमाण करके। तो px का स्क्वायर प्लस py का स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा, pz का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 2m kt इतना हो जाएगा। अब यहां तक तो आ गया ये संवितरण फलन, यहीं तक है ये होने को तो, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, h का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, h का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। h क्या है यहाँ पर, वही कोष्ठक का आयतन, जो IV कोष्ठक ली है उसका आयतन हो जाएगा dx d by dz dpx dp by dpz। कौन से निर्देश तंत्र में, कला निर्देश तंत्र में, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर z इक्वल टू समीशन ऑफ I, और ये कितने के बराबर हुआ करता था, h क्यूब के बराबर हुआ करता था। तो समीशन ऑफ I e की पावर में माइनस के px का स्क्वायर अपॉन 2m kt, अलग अलग लिख सकते हैं इसको, e की पावर में माइनस के pi का स्क्वायर अपॉन 2m kt, और e की पावर में माइनस के pz का स्क्वायर अपॉन में 2m kt। और यहाँ पर h की वैल्यू डाल दी हमने, dx dy dz dpx dp by dpz, ठीक है। इस तरह से हमने पूरी h की वैल्यू डाल दी, और नीचे जो h है उसको अपन ने HQ के बराबर लिख दिया। ऊपर वाला एक तरह से इंटीग्रेशन बन जाएगा। ये समेशन का मतलब भी क्या होता है, जोड़ना छोटे छोटे चीजों को, और इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है, जोड़ना। तो यहाँ पर जो अल्पांश है वो डेरिवेटिव के फॉर्म में है, इसलिए इसको अपन इंटीग्रेशन वाले साइन में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर इंटीग्रेशन कितने हो रहे हैं, 6 इंटीग्रेशन हो रहे हैं, इसलिए समेशन वाले साइन को हमने इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया इस तरह से 6 में। 6 इंटीग्रेशन हो गए इस तरह से, 3 तो आप पढ़ते ही हो, यहाँ 6 है, जस्ट डबल, यहाँ पर ये हो जाएगा। इसी तरह से pz का स्क्वायर अपॉन में 2m kt, और ये आ जाएगा dx dy dz dpx dp by dpz, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा ये h3। अब इसमें से dx dy dz वाली क्वांटिटी को एक साथ लिख दिया, तो z इक्वल टू कितना रहेगा, इंटीग्रेशन 3 तो किसके लिए है, dx dy dz के लिए, और 3 इंटीग्रेशन इसमें किसके लिए है, इसके लिए। तो अलग अलग लिख लेते हैं, x वाली को अलग,
पी एक्स वाली को अलग, पी वाई वाली को अलग, पी जेड वाली को अलग, ई की पावर में माइनस के पी एक्स के स्क्वायर अपॉन 2m kt dpx, ई की पावर में माइनस के पी वाई के स्क्वायर अपॉन में 2m kt डी पी वाई, और ई की पावर में माइनस के पी जेड का स्क्वायर अपॉन में 2m kt, ये कितना हो जाएगा dpz, इस तरह से हो जाएगा। और अपॉन में कितना चल रहा है h क्यूब, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको dx dy dz, dx dy dz स्थिति निर्देश तंत्र में अल्पांश आयतन को रिप्रेजेंट करता है dv को, और dv का इंटीग्रेशन हो रहा है तो मतलब कितना हो जाएगा v, तो v अपॉन में h क्यूब, इस तरह से लिख दिया हमने इसको। और ये तीन इंटीग्रेशन है जिसमें संवेग की जो लिमिट है वो कितनी हो सकती है, जैसे एक बॉक्स है, इसके अंतर्गत कोई भी आदर्श गैस भरी हुई है, एक परमाणु आदर्श गैस, तो उसका जो पार्टिकल है, कोई भी एक परमाणु है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी 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 कर सकता है, और इधर भी, यानी कि आगे पीछे, इस तरह से वो किसी भी दिशा में मूव कर सकता है। तो उसका जो संवेग है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर। तो ये तीनों इंटीग्रेशन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब तीनों इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है, इन तीनों इंटीग्रेशंस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि 0 से इनफाइनाइट x की पावर n e की पावर में माइनस के अल्फा xn dx, इस फॉर्मूले की जो वैल्यू होती है 0 से इनफाइनाइट पर काम करता है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन 1/n गामा की पावर में गामा n प्लस 1/n और अल्फा की पावर में n प्लस 1/n, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें प्रत्येक इंटीग्रेशन को निकालना है। एक को निकालो, सेम रूप है, ये x में है, ये y में और ये z में है। तो देखो एक इंटीग्रेशन को निकाल लेते हैं यहाँ पर, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e की पावर में माइनस के px स्क्वायर अपॉन में 2m kt dpx, ठीक है, ये है। इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते, ये फलन कैसा है, px के स्थान पर माइनस px रखते हैं तो सेम बना रहेगा, मतलब सम फलन है। इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते 2 और 0 से कितना इनफाइनाइट, 2 टाइम्स करके लिख सकते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। और यहां पर कितना आ जाएगा dpx, इस तरह से लिख सकते हैं सम फलन के लिए 2 टाइम्स और 0 से इनफाइनाइट e की पावर में माइनस के px स्क्वायर अपॉन में 2m kt dpx। अब इस वाले फॉर्मूले से कंपेयर करो तो 2 तो अपनी जगह है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें x के स्थान पर कितना दिख रहा है, px दिख रहा है, x के स्थान पर px है और px का स्क्वायर हो रहा है, मतलब n की वैल्यू तो कितना काम कर रही है, 2 काम कर रही है। n की वैल्यू ये वाली टर्म है ही, px की पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि n इक्वल टू 0, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू कितना काम कर रही है यहाँ पर 1 अपॉन में 2m kt, इन वैल्यूज को यहाँ पर रख दो, ये काम करेंगी। तो 1 अपॉन n यानी कि 1/2 गामा कितना हो जाएगा 1/2, ये भी कितना हो जाएगा अल्फा की पावर यानी 1 अपॉन 2m kt की पावर में 1/2, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है √पाई, इस फॉर्मूले को लिख लेना। यहां पर अपन ने इसको सीधा ही लिख दिया था पाई बाई अल्फा, तो अंडर में पाई अपॉन अल्फा सीधा लिख रहा है उसमें नोटबुक में, अंडर में पाई बाई अल्फा। ये पाई बाई अल्फा किससे आया था, इसी फॉर्मूले से आया है, ठीक है। इसको और लिख लेना, अगर नहीं लिख रहा है तो नोटबुक में, किसी किसी के में लिख रहा होगा, किसी के में नहीं लिख रहा है तो वो लिख ले। अंडर में पाई और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2m kt की पावर में हाफ, यानी कि ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 2 पाई m kt, 2 पाई m kt। गामा 1/2 कितना होता है √पाई, तो ये आया। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इतनी आई, इसकी भी इतनी ही आएगी और इसकी भी इतनी ही आएगी। तो तीनों की वैल्यू अगर हम यहाँ पर डालते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 पाई m kt की पावर में 1/2 यानी कि 3/2। ये आया किसके लिए, आदर्श गैस के लिए वितरण फलन z का मान। पढ़ो इसको एक बार पूरा।
तो देखो इसमें आगे संवितरण फलन जो आया है हमारे पास, इस संवितरण फलन की सहायता से अपन को किसको निकालना है, आदर्श गैस की समीकरण को निकालना है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आदर्श गैस की समीकरण होती है, उसको अपन को इस संवितरण फलन की सहायता से निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। अरे जिन्होंने नोट्स नहीं लिखे हैं वो कृपया करके लिख लेना पहले और फिर उसके बाद समझना, क्योंकि यहाँ लिखाने का काम नहीं कर रहा हूँ, केवल समझाने का कर रहा था। ठीक है, यहाँ से नहीं लिख पाओगे क्योंकि थ्योरी केवल बोल रहा हूँ, लिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, है ना, तो दिक्कत आएगी यहाँ से। तो z इक्वल टू बी अपॉन एच क्यू 2 पाई एम के टी की पावर में 3/2, इससे हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकालते हैं, क्योंकि इसी का यूज करते हुए अपन उसकी आदर्श गैस की जो समीकरण है पीवी इक्वल टू एनआरटी कि एक बॉक्स के अंतर्गत आदर्श गैस भरी हुई है, तो वो कौन सी इक्वेशंस को फॉलो कर रही होगी, पीवी इक्वल टू एनआरटी का। ठीक है, तो यहाँ पर F इक्वल टू कितना था, माइनस की एन के टी एल एन जेड, इतना था माइनस एन के टी, इसको स्थिर रखा, एल एन जेड की वैल्यू डाल दी यहाँ पर v अपॉन में एच क्यू 2 पाई एम के टी की पावर में 3/2। देखो इसमें भी काम क्या किया है, कोई भी आदर्श गैस है उसके लिए हमने किसको निकाला था, वितरण फलन को। अब वितरण फलन निकालने पर हमारे पास क्या होगा, उससे हम कोई सी भी क्वांटिटी है वो निकाल सकते हैं, F का मान निकाल सकते हैं क्योंकि वो Z से रिलेटेड है। जैसे हमें आयवीय कोष्ठक में क्या पूछ ले, कणों की संख्या पूछ ले आदर्श गैस के लिए कि आयवीय कोष्ठक में कणों की संख्या कितनी होगी, तो वो कितनी हो जाएगी, n/z e की पावर में माइनस की बीटा ही आई। ठीक है, यहाँ Z कितना काम करेगा, ये काम करेगा। वैसे Z का व्यापक फॉर्मूला तो कितना होता है, समेशन ऑफ i e की पावर में माइनस की बीटा ई आई, इसी को मॉडिफाई करके आदर्श गैस के लिए हमने इस फॉर्म में चेंज किया था। ठीक है, तो यहां से माइनस के एन के टी, इसमें log m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एल एन वी प्लस में एल एन 2 पाई एम के टी की पावर में 3/2। ठीक है, और प्लस में सॉरी माइनस में हो जाएगा एल एन एच टू m बाई एन वाला, तो log m माइनस log n, तो माइनस के एन के टी एल एन वी प्लस में 3/2 एल एन 2 पाई एम के टी। ठीक है, इतना हो जाएगा, और माइनस इसको भी आगे ले आएंगे एल एन एच। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास कौन, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। अब इसका यूज करते हुए हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो क्योंकि अपन ने पढ़ा था F इक्वल टू कितना होता है, u माइनस के टी एस, डेरिवेटिव करते हैं dF इक्वल टू डी यू माइनस के टी डी एस माइनस के एस डी टी, इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि dQ इक्वल टू कितना होता है, du प्लस के डी डब्ल्यू, यानी कि du प्लस के, इसको कितना लिख रहे थे, पीडीवी। मैक्सवेल इक्वेशन निकाल ली थी वहां पर u माइनस टी एस का यूज करते हुए, तो इस तरह से लिख रहे थे। तो dF इक्वल टू कितना आ जाएगा, du की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं इस वाली समीकरण में, तो कितना आ जाएगा, dq माइनस के पीडीवी, dq माइनस के पीडीवी, ठीक है, माइनस के टीडीएस और माइनस के एसडीटी। तो यहाँ पर dq इक्वल टू कितना होता है, dq इक्वल टू होता है टीडीएस माइनस की पीडीवी, ठीक है, माइनस के टीडीएस और माइनस की ये हो जाएगा एसडीटी। इस तरह से टीडीएस से टीडीएस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों टर्म बची यहाँ पर कितनी, कि df इक्वल टू माइनस के पीडीवी और माइनस के एसडीटी, इतना बच जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास f है, यदि हम यहाँ पर निकालें डेल f अपॉन में डेल v एट कांस्टेंट t पर, तो वो कितने के बराबर आएगा, एट कांस्टेंट t पर, यानी t को कांस्टेंट रख दिया तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और इसका v के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो कितने के बराबर ही आ जाएगा, माइनस p के बराबर, माइनस p, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि t कैसा है, कांस्टेंट है, तो माइनस p के बराबर ये आ जाएगा। अब हमें डेल f अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t चाहिए, तो डेल f है, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, डेल f अपॉन डेल v, डेल f अपॉन में डेल v एट कांस्टेंट t, तो इसको निकालते हैं। यहाँ पर s तो क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, जब इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म कौन 0 हो जाएगी क्योंकि t को हम कैसा लेकर चल रहे हैं, कांस्टेंट, तो इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा डेरिवेशन, तो माइनस की n के t कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, ln v का कितना हो जाएगा,
1/v। तो डेल एफ अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टी पर वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, माइनस के एन के टी अपॉन में v इक्वल टू कितने के बराबर, माइनस पी के बराबर। यहां से pv इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन की टी, और pv एन के इक्वल टू कितना होता है, nr। पढ़ा था बोल्ट्जमान कांस्टेंट और गैस नियतांक में रिलेशन, n के इक्वल टू nr। तो pv इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से nRT, जो कि क्या है, आइडियल गैस इक्वेशंस है। इस तरह से अपन को हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को यूज करते हुए किसको निकालना है, pv इक्वल टू nRT को। पढ़ो इसको एक बार। साथ के साथ एक बार रिवाइज कर लिया करो मेरे पढ़ाने के बाद तुरंत, जिससे कि माइंड में वो सेट हो जाएगा आपके, क्योंकि आप समझते हुए अब लिख नहीं रहे हो, इसलिए उस चीज का इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा सा। हो सके तो उसको रफ कॉपी में एक बार प्रैक्टिस कर लो तुरंत के तुरंत, क्योंकि अब तो आपके हाथ में हो, मेरे को कभी भी पॉज कर सकते हो, कभी रोक सकते हो, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। क्लास में तो होता नहीं था आपसे मेरे से। इसके बाद है वायु दाब की समीकरण, वायु दाब की समीकरण। स्पीड को स्लो डाउन भी कर सकते हो, हाँ 0.75 पर करके देख लेना, ज्यादा फास्ट लग रहा है तो। मैं तो अपनी नेचुरल स्पीड से चल रहा हूं। वायु दाब की समीकरण, वायु दाब मतलब वायु के द्वारा लगने वाली दाब की समीकरण हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अपन करते क्या है, देखो वायु दाब से मतलब क्या है कि पृथ्वी की सतह पर कोई भी पार्टिकल है, पृथ्वी की सतह से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, वो कितना दाब को फील कर रहा है उसको हम बोलेंगे दाब समीकरण। जिसके द्वारा वो समीकरण दाब परिभाषित किया जाएगा उसको हम बोलेंगे दाब समीकरण। इस तरह से ये x बाई या बाई x कैसे भी ले सकते हैं। ये z है, z दिशा में h ऊंचाई का हमने क्या ले लिया, एक बेलन ले लिया। इसके अंतर्गत वायु भरी हुई है और वायु के कारण किसी z दूरी पर, z ऊंचाई पर, ये क्या है, पृथ्वी तल है। ये वाला जो ले रहे हैं कौन सा तल है, ये पृथ्वी का तल है, कि ये पृथ्वी का तल है। इस पर एक सिलेंडर इस तरह से रखा हुआ है, तो इसकी इतनी ऊंचाई पर, यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर कोई z दूरी है, z ऊंचाई है। इस z ऊंचाई पर कोई भी चीज है या कोई भी पॉइंट है, कोई भी बिंदु है। इस P पॉइंट पर हमें किसको निकालना है, वायु के द्वारा लगने वाला दाब, कि ऊपर से एयर कितना दाब लगा रही होगी, उस एयर के प्रेशर को निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन जो इक्वेशन निकालेंगे उसी को हम बोलेंगे वायु दाब की समीकरण। तो उससे जरा पहले एक चीज सोचो कि पृथ्वी के एक तल पर है कोई पार्टिकल, वो ज्यादा दाब फील करेगा या पृथ्वी के तल से ज्यादा ऊंचाई पर है वो ज्यादा दाब को फील करेगा। बताओ जरा सोचो कि जो पृथ्वी के तल पर होगा वो सबसे ज्यादा दाब को फील करेगा। क्यों? जैसे कि जो वायुमंडल है हमारा पृथ्वी के ऊपर का, उसको हम कई सारी परतों के रूप में मान सकते हैं इस तरह से कि वायु की लेयर है और ये पृथ्वी का तल है, ये पृथ्वी का तल है। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो वो इतनी सारी जो वायु की लेयर है उनके द्वारा दाब को फील कर रहा होगा। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो उस पर केवल इन लेयर्स का ही क्या आएगा, दाब आएगा, और कोई यहाँ पर है तो वो तो बिल्कुल ही फील नहीं करेगा वायु का दाब। तो हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाएंगे दाब का मान कम होता हुआ जाएगा। तो मैथमेटिकल हम एक समीकरण ऐसी निकालेंगे जो कि इसी चीज को रिप्रेजेंट करेगी कि पृथ्वी की तल से अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो दाब के मान में क्या होती हुई जाएगी, कमी होती हुई जाएगी। तो ठीक है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक वायु स्तंभ लेते हैं। इस वायु स्तंभ के अंतर्गत वायु भरी हुई है जिसमें जो गैस के जो पार्टिकल हैं, जैसे कि z ऊंचाई पर कोई भी एक पार्टिकल है, वो कितना वायु का दाब है उसको फील कर रहा है। उसके लिए हमें क्या निकालना है, इसके लिए
पहले तो सम वितरण फलन निकालना है, क्योंकि अगर हमारे पास सम वितरण फलन आ गया तो मतलब हमारे पास सब कुछ मिल जाएगा। सबसे मेन टारगेट हम कर क्या रहे हैं इस यूनिट के अंतर्गत, जेड की वैल्यू को एवेल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी हमारे पास क्वांटिटी थी या कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के लिए हमने किसको निकाल रहे हैं तब से जेड को, सम वितरण फलन को। तो ये होता कितना है, अभी भी इससे पहले हमने निकाला था प्रीवियस लेक्चर में, ये होता है, इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर में माइनस के ई आई अपॉन में के टी। ठीक है, अब यहाँ पर आई भी जो पोस्ट का है उसके अंतर्गत उस कण की एनर्जी कितनी होगी, तो कण यहाँ पर वायु दाब में यहाँ पर है, इतनी ऊंचाई पर है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन में 2m। इतनी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि पृथ्वी तल से इतनी ऊंचाई पर है ये, तो इस पर कौन सा फोर्स और कौन सी एनर्जी होगी, पृथ्वी की वजह से स्थितिज ऊर्जा होगी, पृथ्वी की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh। लेकिन कितनी ऊंचाई पर है ये, पृथ्वी तल से z ऊंचाई पर है, इसलिए कितनी हो जाएगी mgz। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पहले में पोटेंशियल एनर्जी हम 0 क्यों ले रहे थे, क्योंकि वहां पर जो पार्टिकल था वो फ्री था आदर्श गैस के लिए, इसलिए वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऊंचाई पर ले रहे हैं, इसलिए इसका मान भी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर ये बिल्कुल पृथ्वी तल पर होगा तो z इक्वल टू 0 होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। और यदि ये यहाँ पर हुआ तो z इक्वल टू h हो जाएगा, mgh हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी उस वायु स्तंभ के अंदर। तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा, इतना माइनस के पी आई का स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस में mgz, इस तरह से हो जाएगा, और 1 अपॉन में kd, इतना हो जाएगा। अब इसमें पहली की तरह करते हैं अपन, h का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 अपॉन h इस तरह से लिख दिया, और समीशन ऑफ i e की पावर में माइनस के पी आई का स्क्वायर अपॉन में 2m kt। ठीक है, इसको अंदर लिया है, और e की पावर में अलग अलग लिख दिया, माइनस के mgz अपॉन में kt, h ये लिख दिया, और इस h के स्थान पर, ऊपर वाले के स्थान पर कितना लिख दिया, पहले की तरह dx dy dz dpx dp by dpz। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, z 1 अपॉन h। अब ये समीशन का मतलब भी जोड़ना, इंटीग्रेशन का भी मतलब जोड़ना, तो इसको अपन ने पहले की तरह ही 6 इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर e की पावर में माइनस की पी आई का स्क्वायर, और पी आई का स्क्वायर को अपन कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर पी एक्स का स्क्वायर प्लस पी वाई का स्क्वायर प्लस में पी जेड का स्क्वायर, इस तरह से अपॉन में 2m kt। इसी तरह से इसको लिख देगी की पावर में माइनस की mgz अपॉन में kt, और dx dy dz dpx dp by dpz, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट लगानी है, पहले अलग अलग लिख लेते हैं, 1 अपॉन h। ठीक है, 3 इंटीग्रेशन x by z के हैं, तो इस तरह से लिख दिया ये, और z से रिलेटेड वाली टर्म कौन सी है, ये, क्योंकि इसमें z आ रहा है, इसको भी लिखना होगा, e की पावर में माइनस के mgz अपॉन में kt dx dy dz, और इसमें तीनों को अलग लिख लिया, e की पावर में माइनस के px का स्क्वायर अपॉन में 2m kt। ठीक है, dpx, और इसमें भी e की पावर में माइनस के py का स्क्वायर अपॉन में 2m kt dp by, और इसमें e की पावर में माइनस के pz का स्क्वायर अपॉन में 2m kt dpz, इस तरह से। और लिमिट लगानी है, लिमिट का ध्यान रखना, संवेग तो सभी दिशाओं में हो सकता है x by z, इसलिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इतनी आ जाएगी संवेग की लिमिट। तो यहाँ पर इस वाले टर्म को अलग से और लिख लेते हैं अपन आगे। देखो कितना, इसमें x और y वाली को दोनों को अलग अलग लिख लिया, 1 अपॉन h dx dy, और dz वाली के साथ ये वाला होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इस टर्म को कांस्टेंट मानकर बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, dz और ये सभी टर्म आएंगे तीनों। अब इसमें dx और dy, dx और dy, x है
उसको माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ले सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये भी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। लेकिन जेड की लिमिट कितनी होगी, जेड है पृथ्वी तल से ऊंचाई, तो पृथ्वी तल से हमेशा ऊपर ही लेंगे, वायु जो स्तंभ है उसको हम पृथ्वी तल के अंदर तो ले नहीं सकते, तो इसलिए इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से, और ऊंचाई कितनी भी ले सकते हैं, एच का मान है वो टेंड कर सकता है इनफाइनाइट की ओर। तो इस चीज का ध्यान रखना, जेड की लिमिट है वो कहां से कहां तक होगी, 0 से इनफाइनाइट तक। dx इंटू dy किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो ये वृत्तीय पथ है, इस सिलेंडर का ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है dx इंटू dy। अल्पांश अगर इसमें क्षेत्रफल ले रहे हैं कोई, dx इंटू dy, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो इस पूरे का एरिया रिप्रेजेंट करेगा ये, और एरिया कितना है, मान लिया a, तो इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया इस वाली क्वांटिटी को a से, तो a अपॉन में h e की पावर में माइनस के mgz अपॉन में kt, और ये सारे के सारे इंटीग्रेशन हमने पहले वाले में निकाले थे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 पाई mkt, सीधा लिख रहा हूं, उस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से इनकी वैल्यू निकाली थी हमने, 2 पाई mkt की पावर में कितना, 3/2। अब इस इंटीग्रेशन को और सॉल्व करना है, इसमें a अपॉन h 0 से इनफाइनाइट, तो पहले e की पावर x का कितना होगा, e की पावर x का, e की पावर x और x की पावर z का जो गुणांक है माइनस के mg अपॉन kt का हमने क्या दे दिया, इसमें भाग दे दिया, और इस पर लिमिट लग जाएगी 0 टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पर इनटू में 2 पाई m kt की पावर में 3/2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, a अपॉन में h, a अपॉन में h की वैल्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो, h इक्वल टू कितना होता है h3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का। यहां पर ये कितना हो जाएगा, माइनस में kt अपॉन में mg, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, और इसमें इनफाइनाइट और 0 लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम करते हैं इनफाइनाइट वाली वैल्यू पुट, तो इनफाइनाइट वाली अगर पुट करते हैं तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, यानी कि 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट करेंगे 0 को, तो 1 आ रहा था, ठीक है, और 2 पाई m kt की पावर में 3/2, तो यहां से हमारे पास z इक्वल टू आ जाएगा कितना, a अपॉन में h kt अपॉन में mg, ठीक है, इतना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 पाई m kt की पावर में 3/2, इतना आ गया हमारे पास ये पूरा, ये संवितरण फलन आ रहा होगा आपका, ठीक है। पढ़ो इसको एक बार, पहले की तरह ही किया है, बस ध्यान रखना यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी वैल्यू 0 नहीं थी, पहले में 0 थी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, पढ़ना इसको, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इससे आगे का वायु आपके समीकरण को, ठीक है। थैंक यू।